बहुत पहले की बात है। उस वक्त भारत आज की तरह एक मुल्क नहीं था। यहाँ बहुत सारे राजा, नवाब और छोटे बड़े इलाकों के बादशाह थे। हर जगह का अपना अलग हुकूमत थी। उस जमाने में भारत दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक माना जाता था। यहाँ का कपड़ा, मसाले, रेशम, हीरे, जवाहरात और हाथ से बना सामान पूरी दुनिया में मशहूर था। इसलिए दूसरे मुल्कों के व्यापारी भारत आना चाहते थे, क्योंकि यहाँ कारोबार में बहुत फायदा था। इसी दौरान यूरोप से कई विदेशी व्यापारी भारत आए। इनमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज शामिल थे। शुरू में इन सबका मकसद सिर्फ कारोबार करना था। वे भारत पर हुकूमत करने नहीं आए थे। वे सिर्फ सामान खरीदना और बेचना चाहते थे। सन 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी बनी। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की मलिका ने इस कंपनी को भारत और एशिया के कुछ इलाकों में कारोबार करने की इजाजत दी। कंपनी के लोग जहाजों में बैठकर भारत आए। उन्होंने यहाँ के राजाओं और नवाबों से कारोबार की इजाजत मांगी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कंपनी आगे चलकर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगी। शुरू में अंग्रेज बहुत अच्छे और शरीफ बनकर रहते थे। वे कहते थे, हम सिर्फ व्यापारी हैं, हमें बस कारोबार करने दीजिए। कई भारतीय बादशाहों ने उनकी बात मान ली और उन्हें इजाजत दे दी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग शहरों में अपने गोदाम और ऑफिस बनाना शुरू कर दिया। यहाँ उनका सामान रखा जाता था। बाद में उन्होंने इन जगहों की हिफाजत के नाम पर हथियार वाले सिपाही भी रखने शुरू कर दिए। वक्त गुजरता गया। अंग्रेज कारोबार के साथ साथ अपनी ताकत भी बढ़ाने लगे। उन्होंने देखा कि भारत के बहुत से राजा और नवाब आपस में लड़ते रहते हैं। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। अंग्रेजों ने जल्दी ही एक बात समझ ली, अगर भारत के राजा और नवाब मिलकर रहें तो उन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वे आपस में लड़ते रहें तो विदेशी लोग आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी बात हुई। मुगल सल्तनत पहले जैसी मजबूत नहीं रही। दिल्ली के बादशाह की ताकत कम होती जा रही थी। कई इलाकों के हाकिम अपने फैसले खुद लेने लगे थे। ये हालात अंग्रेजों के लिए फायदेमंद साबित हुई। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ मदद देना शुरू कर दिया। बदले में वे जमीन, पैसे और कारोबार की नई सुविधाएं मांगते थे। धीरे धीरे कंपनी के पास बहुत पैसा जमा हो गया। उनके सिपाहियों की तादाद भी बढ़ती गई। अब वो सिर्फ एक कारोबारी कंपनी नहीं रही, वो अपनी फौज रखने वाली एक ताकत बन चुकी थी। भारत के बहुत से लोग उस वक्त भी ये नहीं समझ पाए कि अंग्रेज क्या करने वाले हैं। उन्हें लगता था कि ये भी दूसरे विदेशी व्यापारियों जैसे ही है। लेकिन अंग्रेजों का इरादा कुछ और था। वे भारत की दौलत भी चाहते थे और यहाँ की हुकूमत भी। उधर बंगाल उस समय भारत के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। वहाँ खेती अच्छी होती थी, कारोबार खूब चलता था और खजाना भरा हुआ था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। वो जवान था और अपने इलाके की ताकत बचाना चाहता था। उसे अंग्रेजों की बढ़ती ताकत पर शक होने लगा था। उसने देखा कि अंग्रेज बिना इजाजत अपने किले और ठिकाने मजबूत कर रहे हैं। वे नए सिपाही रख रहे हैं और अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। सिराजुद्दौला को लगा कि अगर अभी उन्हें नहीं रोका गया तो आगे चलकर वे बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। उसने अंग्रेजों को चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। कुछ समय बाद बंगाल की जमीन पर एक ऐसी लड़ाई होने वाली थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी से हाकिम बनने का रास्ता दिखा दिया। इस लड़ाई का नाम था प्लासी की लड़ाई और इसी लड़ाई से भारत पर अंग्रेजों के कब्जे की असली कहानी शुरू होती है। सन 1757 का साल था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। नवाब समझ चुका था कि अंग्रेज सिर्फ कारोबार नहीं कर रहे हैं, वे अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और बंगाल के मामलों में दखल देने लगे हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज भी समझ गए थे कि अगर बंगाल पर उनका असर बढ़ गया तो उन्हें बहुत पैसा और ताकत मिल जाएगी। इसी दौरान एक अंग्रेज अफसर का नाम बहुत मशहूर हुआ। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं जानता था, बल्कि चालाकी से काम लेना भी जानता था। उसने समझ लिया था कि सिराजुद्दौला को सिर्फ मैदान में हराना आसान नहीं होगा, इसके लिए अंदर से भी वार करना पड़ेगा। बंगाल के दरबार में कुछ लोग नवाब से खुश नहीं थे, कुछ ज्यादा ताकत चाहते थे और कुछ खुद नवाब बनना चाहते थे। अंग्रेजों ने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। इन्हीं लोगों में एक नाम था मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल की फौज का बड़ा अफसर था। अंग्रेजों ने उससे छुपकर बात की। उन्होंने उससे कहा कि
अगर वो उनका साथ देगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हो गया। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर गद्दारी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 23 जून 2757 को प्लासी के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने आ गई। एक तरफ सिराजुद्दौला की फौज थी, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज। अगर सिर्फ गिनती देखी जाए तो नवाब की फौज अंग्रेजों से कहीं बड़ी थी। उसके पास ज्यादा सिपाही थे और हथियार भी कम नहीं थे। लेकिन एक बड़ी परेशानी थी, फौज के कुछ बड़े अफसर पहले ही अंग्रेजों से मिल चुके थे। लड़ाई शुरू हुई। सिराजुद्दौला को पूरा यकीन था कि उसकी फौज उसके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जब असली वक्त आया तो मीर जाफर और उसके साथियों ने ठीक से लड़ाई नहीं लड़ी। वे ज्यादातर वक्त खामोश खड़े रहे। इससे नवाब की फौज कमजोर पड़ने लगी। अंग्रेजों को वही मौका मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। थोड़ी ही देर में लड़ाई का रुख बदल गया। सिराजुद्दौला हार गया। ये सिर्फ एक नवाब की हार नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन असली ताकत उसके पास नहीं थी। असल फैसले अंग्रेज करने लगे थे। मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब था, जबकि पर्दे के पीछे से पूरा काम अंग्रेज चला रहे थे। अब अंग्रेजों को बंगाल के खजाने तक पहुंच मिल गई। सोना, चांदी, पैसा और कारोबार से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा उनके हाथ लगने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अचानक बहुत ताकतवर हो गई। जो कंपनी कभी सिर्फ कारोबार करने आई थी, अब वही भारतीय शासकों को बनाना और हटाना शुरू कर चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद अंग्रेज मीर जाफर से भी खुश नहीं रहे। उन्हें ऐसा शासक चाहिए था जो उनकी हर बात माने। जब कोई उनके काम का नहीं रहता था तो वे उसे हटाने का रास्ता निकाल लेते थे। धीरे धीरे बंगाल की पूरी राजनीति अंग्रेजों के हाथ में जाने लगी। भारत के दूसरे राजा और नवाब ये सब देख रहे थे। कुछ लोगों को चिंता हुई, कुछ लोगों ने खतरे को समझा, लेकिन ज्यादातर शासक अब भी एक साथ नहीं आए। अंग्रेज यही चाहते थे। वे जानते थे कि अगर भारत के लोग बटे रहेंगे तो उन्हें हराना आसान होगा। प्लासी की जीत से अंग्रेजों को बहुत पैसा मिला और उस पैसे से उन्होंने अपनी फौज और बड़ी कर ली। अब वे भारतीय सिपाहियों को भी नौकरी पर रखने लगे। हजारों भारतीय सिपाही कंपनी की फौज में शामिल होने लगे। कई लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। उन्हें शायद ये पता नहीं था कि एक दिन यही फौज भारत के अलग अलग राज्यों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों का हौसला बहुत बढ़ गया। अब उनकी नजर सिर्फ बंगाल पर नहीं थी, वे भारत के और बड़े हिस्सों पर अपना असर जमाना चाहते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें एक और बड़ी जीत चाहिए थी। कुछ साल बाद उन्हें वो मौका भी मिल गया और उस लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। उस लड़ाई का नाम था बक्सर की लड़ाई। यहीं से भारत में अंग्रेजों की असली सियासी हुकूमत तेजी से फैलना शुरू हुई। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए थे, लेकिन अभी वे पूरे भारत के मालिक नहीं बने थे। उन्हें पता था कि अगर भारत में लंबे समय तक रहना है तो सिर्फ एक जीत काफी नहीं होगी। उधर बंगाल के बहुत से लोगों को महसूस होने लगा था कि असली ताकत धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में जा रही है। कई भारतीय राजा और नवाब भी अब होशियार होने लगे थे, लेकिन अंग्रेज अपनी चालें चलना बंद नहीं कर रहे थे। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल की राजनीति में कई बदलाव आए। मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच भी झगड़े शुरू हो गए। अंग्रेज हमेशा ऐसा शासक चाहते थे जो उनकी हर बात माने। जब मीर जाफर उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा तो अंग्रेजों ने दूसरे लोगों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मीर कासिम नाम का एक शासक अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से परेशान हो गया। उसे समझ आ गया था कि अगर अभी अंग्रेजों को नहीं रोका गया तो वे पूरे इलाके पर हावी हो जाएंगे। मीर कासिम ने अपनी फौज को मजबूत करना शुरू किया। उसने अपने राज्य के कामकाज में सुधार किए और अंग्रेजों को मिलने वाली कहां सुविधाओं का विरोध किया। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। आखिरकार लड़ाई की नौबत आ गई। मीर कासिम जानता था कि अकेले अंग्रेजों का सामना करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने दूसरे ताकतवर शासकों से मदद मांगी। उस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम भी अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से चिंतित थे। इन सब ने मिलकर अंग्रेजों का सामना करने का फैसला किया। अब लड़ाई पहले से कहीं बड़ी होने वाली थी। सन 1764 में बक्सर नाम की जगह के पास दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आ गई। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी, दूसरी तरफ भारतीय शासकों की मिली जुली फौज।
बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इस बार अंग्रेजों को रोक लिया जाएगा। सिपाहियों की गिनती के हिसाब से भारतीय पक्ष कमजोर नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की फौज में कड़ा अनुशासन था। उनके अफसर हर लड़ाई की पूरी तैयारी करते थे और अपनी गलतियों से सीखते थे। लड़ाई शुरू हुई। कई घंटों तक जबरदस्त जंग चली। दोनों तरफ के सिपाहियों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आखिर में जीत अंग्रेजों की हुई। बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के लिए प्लासी की लड़ाई से भी ज्यादा अहम साबित हुई। प्लासी की जीत ने उन्हें बंगाल में मजबूत बनाया था, लेकिन बक्सर की जीत ने उन्हें हुकूमत करने का रास्ता दे दिया। इस जीत के बाद अंग्रेजों का असर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब मुगल बादशाह भी उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। कुछ समय बाद एक समझौता हुआ। इस समझौते के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का हक मिल गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अब कंपनी सिर्फ कारोबार से पैसा नहीं कमा रही थी, अब वो सीधे लोगों से टैक्स भी वसूल रही थी। यानी जो कंपनी व्यापार करने आई थी वो धीरे धीरे हुकूमत करने लगी थी। भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार एक कारोबारी कंपनी शासक की तरह काम करने लगी थी। अंग्रेजों के खजाने भरने लगे। भारत से मिलने वाले पैसे से उन्होंने और सिपाही भर्ती किए और ज्यादा हथियार खरीदे और नए इलाकों में अपना असर फैलाना शुरू किया। दूसरी तरफ आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी। टैक्स पहले से ज्यादा सख्ती से लिया जाने लगा। कई किसानों पर भारी बोझ पड़ गया, लेकिन अंग्रेजों का ज्यादा ध्यान लोगों की भलाई पर नहीं, बल्कि अपने फायदे और पैसे पर था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ताकतवर हो गई कि उसके पास अपनी फौज थी, अपना खजाना था और कई इलाकों पर उसका कब्जा था। अब उनका अगला निशाना भारत के दूसरे राज्य थे। वे हर जगह लगभग एक ही तरीका अपनाते थे। जहाँ जरूरत हो वहाँ दोस्ती कर लो, जहाँ मौका मिले वहाँ दखल देना शुरू कर दो, जहाँ विरोध हो वहाँ लड़ाई कर लो और जहाँ संभव हो वहाँ लोगों में फूट डालकर अपना फायदा उठा लो। आने वाले सालों में अंग्रेजों ने यही तरीका भारत के कई हिस्सों में अपनाया। मराठों के साथ लड़ाइयाँ हुई, मैसूर के साथ जंग हुई, सिख ताकत से भी उनका टकराव हुआ और धीरे धीरे उनका असर पूरे भारत में फैलने लगा। लेकिन अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण भारत में मिलने वाली थी। वहाँ एक ऐसा शासक था जो अंग्रेजों के सामने झुकने को तैयार नहीं था। वो अपनी आजादी और अपने राज्य की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहता था। उसका नाम था टीपू सुल्तान। जब अंग्रेज बंगाल और उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, उसी वक्त दक्षिण भारत में एक ऐसी ताकत मौजूद थी जो उनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी। इस राज्य का नाम था मैसूर। मैसूर उस जमाने में एक ताकतवर राज्य माना जाता था। उसकी फौज मजबूत थी और उसके शासक समझ चुके थे कि अंग्रेजों का असली मकसद सिर्फ कारोबार नहीं है। मैसूर के मशहूर शासकों में एक नाम था हैदर अली। हैदर अली ने जल्दी ही समझ लिया था कि अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना असर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसने अंग्रेजों का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच कई बार लड़ाइयाँ हुई। कभी एक पक्ष जीतता, कभी दूसरा, लेकिन एक बात साफ थी, दक्षिण भारत में अंग्रेजों को वैसी आसान कामयाबी नहीं मिल रही थी जैसी उन्हें बंगाल में मिली थी। कुछ साल बाद हैदर अली का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली। टीपू सुल्तान एक बहादुर, समझदार और दूर की सोच रखने वाला शासक था। वो जानता था कि अंग्रेजों की बढ़ती ताकत आगे चलकर पूरे भारत के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उसने अपने राज्य को और मजबूत बनाना शुरू किया। उसने अपनी फौज को बेहतर बनाया, नए हथियार तैयार करवाए, किलों और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और दूसरे देशों से भी रिश्ते बनाए ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं चाहता था। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। वे जानते थे कि जब तक मैसूर मजबूत रहेगा, दक्षिण भारत में उनका रास्ता आसान नहीं होगा। इसी वजह से दोनों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। इन लड़ाइयों में हजारों लोगों की जान गई। कई बार अंग्रेजों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। टीपू सुल्तान ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया। उस समय भारत के बहुत से लोग उसे ऐसे शासक के रूप में देखते थे जो विदेशी ताकत के सामने डटकर खड़ा हुआ है। लेकिन अंग्रेज सिर्फ तलवार से नहीं लड़ते थे, वे चालाकी और राजनीति का भी इस्तेमाल करते थे। वे कोशिश करते थे कि उनके दुश्मन अकेले पड़ जाए। वे ऐसे लोगों को अपने साथ मिला लेते थे जो उनके काम आ सके। धीरे धीरे अंग्रेजों ने मैसूर को चारों तरफ से कमजोर करने की योजना बनाई। कई सालों तक लड़ाई और तनाव चलता रहा। फिर सन 1799 में एक बहुत बड़ी और फैसला करने वाली लड़ाई हुई। ये लड़ाई श्रीरंगपट्टनम में लड़ी गई। अंग्रेजों और उनके साथियों ने मिलकर मैसूर पर बड़ा हमला किया।
टीपू सुल्तान ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। वो मैदान छोड़कर भागा नहीं, वो अपने सिपाहियों के साथ लड़ता रहा। आखिरकार लड़ाई के दौरान वो शहीद हो गया। उसकी मौत के साथ दक्षिण भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक खत्म हो गया। टीपू सुल्तान की हार अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। अब दक्षिण भारत में उनका असर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया, लेकिन अंग्रेजों की चाहत अभी पूरी नहीं हुई थी। अब उनकी नजर भारत की दूसरी बड़ी ताकत पर थी। ये ताकत थी मराठा शक्ति। उस समय मराठे भारत की सबसे ताकतवर ताकतों में गिने जाते थे। उनका असर बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। कई जगह लोग उनका सम्मान करते थे और उनकी ताकत को मानते थे। अंग्रेज जानते थे कि अगर पूरे भारत में अपना दबदबा बनाना है तो मराठों से टकराव होना तय है। उधर मराठा शक्ति के अंदर कई बड़े नेता और अलग अलग घराने थे। कभी कभी उनके बीच आपसी मतभेद भी हो जाते थे। अंग्रेजों ने इस बात को बहुत ध्यान से देखा। उन्हें वही मौका दिखाई दिया जो पहले बंगाल में दिखाई दिया था, आपसी फूट और झगड़े। अंग्रेज समझ चुके थे कि जब भारतीय ताकतें आपस में लड़ती हैं, तो विदेशी लोगों के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। धीरे धीरे अंग्रेजों और मराठों के बीच तनाव बढ़ने लगा। फिर शुरू हुई मराठा और अंग्रेजों की बड़ी लड़ाइयाँ। इन लड़ाइयों का असर पूरे भारत के भविष्य पर पड़ने वाला था, क्योंकि अगर मराठा शक्ति कमजोर पड़ जाती तो अंग्रेजों के लिए पूरे भारत में फैलना और आसान हो जाता, और आने वाले सालों में कुछ ऐसा ही होने वाला था। अब अंग्रेजों और मराठों के बीच होने वाली लड़ाइयाँ भारत की तकदीर बदलने वाली थी। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों का हौसला और बढ़ गया। अब उनके सामने भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी मराठा शक्ति। एक समय ऐसा था जब मराठों का असर उत्तर से लेकर दक्षिण तक महसूस किया जाता था। भारत के कई राजा और रियासतें उनकी ताकत को मानती थी, लेकिन धीरे धीरे मराठों के बड़े नेताओं के बीच मतभेद बढ़ने लगे। अलग अलग मराठा सरदार अपने अपने इलाकों और फायदों के बारे में सोचने लगे। कई बार वे आपस में भी लड़ पड़ते थे। अंग्रेजों ने इस हालात को बहुत ध्यान से देखा। वे जानते थे कि अगर सारे मराठा नेता एक साथ हो जाए तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने वही तरीका अपनाया जो पहले कई जगह काम कर चुका था। जहाँ दोस्ती से काम बन जाए वहाँ दोस्ती कर लो, जहाँ दबाव डालना पड़े वहाँ दबाव डालो, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लड़ाई कर लो। धीरे धीरे अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इन लड़ाइयों को आज मराठा युद्ध कहा जाता है। ये लड़ाइयाँ थोड़े समय की नहीं थी। कई सालों तक अलग अलग जगहों पर जंग होती रही। मराठा सिपाहियों ने कई जगह बड़ी बहादुरी दिखाई। कई बार अंग्रेजों को भी कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों के पास एक बड़ी ताकत थी। वे भारत के अलग अलग इलाकों से पैसा और दूसरे साधन इकट्ठा कर रहे थे। उनकी फौज लगातार बड़ी होती जा रही थी, और सबसे बड़ी बात, वे अपने दुश्मनों की कमजोरी का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते थे। धीरे धीरे मराठा शक्ति कमजोर होने लगी। कुछ लड़ाइयाँ हार ली गई, कुछ समझौते करने पड़े, और कई इलाकों में अंग्रेजों का असर बढ़ता चला गया। आखिरकार ऐसा वक्त आया जब भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का सीधा या परोक्ष असर हो गया। अब बहुत से भारतीय राजा सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। असल ताकत धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में जा रही थी। लेकिन अंग्रेज सिर्फ लड़ाई के भरोसे आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कई चालाक राजनीतिक तरीके भी अपनाए। इन्हीं में से एक तरीका था सहायक संधि। इसमें किसी भारतीय राज्य से कहा जाता था कि उसकी सुरक्षा अंग्रेजों की फौज करेगी। बदले में उस राज्य को अंग्रेजों को बहुत पैसा देना पड़ता था। अगर पैसा न दे सके तो अपनी जमीन देनी पड़ती थी। धीरे धीरे ऐसे राज्यों की आजादी कम होती गई। बाहर से वे आजाद दिखाई देते थे, लेकिन उनके बड़े फैसलों पर अंग्रेजों का असर होने लगा था। इसके बाद अंग्रेजों ने एक और तरीका अपनाया। ये था राज्यों को अपने कब्जे में लेने का तरीका। कहीं वे कहते कि वहाँ का शासन ठीक नहीं चल रहा, कहीं वारिस के झगड़े का बहाना बनाते, और कहीं सीधे राजनीतिक दबाव डालते। फिर धीरे धीरे उन राज्यों को अपने कब्जे में ले लेते। इस तरह भारत के कई राज्यों की आजादी खत्म होने लगी। देश के बहुत से लोगों के दिल में नाराजगी बढ़ने लगी। राजाओं को लगने लगा कि उनकी ताकत छीनी जा रही है। सिपाहियों को महसूस होने लगा कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा। किसानों पर कई जगह टैक्स का बोझ बढ़ गया। कारीगरों और व्यापारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे ये नाराजगी पूरे देश में फैलने लगी।
ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा जमा हो रहा था। लोग महसूस करने लगे थे कि विदेशी हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। बहुत से लोगों को डर था कि अगर यही चलता रहा तो भारत की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। फिर एक ऐसा साल आया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सन 1857 ये साल भारत के इतिहास में बहुत अहम माना जाता है। इसी साल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। सिपाहियों ने बगावत की, कई राजाओं और नवाबों ने विरोध किया और बहुत से आम लोगों ने भी उनका साथ दिया। पहली बार अंग्रेजों को भारत के कई हिस्सों में एक साथ बड़ी चुनौती मिली। ये वही घटना थी जिसने आगे चलकर आजादी की लंबी लड़ाई की बुनियाद रखी। सन 1857 से पहले अंग्रेजों की ताकत भारत में बहुत बढ़ चुकी थी। कई राज्य उनके कब्जे में आ चुके थे और कई राजा नवाब उनकी शर्तों पर शासन करने को मजबूर थे। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के दिलों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी। सिपाही नाराज थे, किसान परेशान थे, कई राजा और नवाब अपनी ताकत खो चुके थे। कारीगरों और व्यापारियों का काम भी पहले जैसा नहीं रहा। हर तरफ बेचैनी बढ़ रही थी। ऐसे माहौल में एक छोटी सी बात ने बड़ी बगावत का रूप ले लिया। उस समय अंग्रेजी फौज में बहुत सारे भारतीय सिपाही काम करते थे। सन 1857 में नई बंदूकों के कारतूसों को लेकर विवाद शुरू हो गया। बहुत से सिपाहियों को यकीन हो गया कि इन कारतूसों पर ऐसी चर्बी लगी है जो उनके धर्म के खिलाफ है। ये बात तेजी से फैल गई। सिपाहियों का गुस्सा बढ़ता गया। अंग्रेज अफसरों ने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार मेरठ में बगावत शुरू हो गई। सिपाहियों ने खुलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा दी। ये खबर आग की तरह दूसरे इलाकों में भी फैल गई। कई जगह लोगों ने अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू कर दिया। बागी सिपाही दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली उस समय भी लोगों के लिए बहुत अहम थी। वहाँ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहते थे। हालांकि उनके पास पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब बागी सिपाही दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से उनकी रहनुमाई करने की गुजारिश की। बूढ़े बादशाह ने हालात को देखते हुए उनका साथ देने का फैसला किया। अब ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं रही, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। देश के कई हिस्सों में लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे। कानपुर, झांसी, लखनऊ और कई दूसरे इलाकों में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इसी दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। उन्होंने अपने राज्य और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। युद्ध के मैदान में उन्होंने ऐसा साहस दिखाया कि आज भी लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं। कानपुर में नाना साहेब भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। अवध में भी बड़ी तादाद में लोगों ने बगावत का साथ दिया। कई जगह किसानों, सिपाहियों और आम लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। कुछ महीनों तक अंग्रेजों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें लगने लगा कि हालात उनके हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन अंग्रेज अभी भी ताकतवर थे। उनके पास बड़ी फौज थी। उन्हें दूसरे देशों से भी मदद मिल रही थी। और एक बड़ी बात ये थी कि भारत के सभी इलाके इस बगावत में शामिल नहीं हुए थे। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कुछ राजा और ताकतें अलग रही। कुछ जगह अंग्रेजों को स्थानीय लोगों का साथ भी मिला। धीरे धीरे अंग्रेजों ने फिर से हालात पर काबू पाना शुरू कर दिया। दिल्ली पर दोबारा उनका कब्जा हो गया। बगावत के बड़े केंद्र एक एक करके कमजोर पड़ने लगे। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें भारत से दूर रंगून भेज दिया गया। वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। आखिरकार 1857 की बगावत सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा पड़ा। अंग्रेज समझ गए कि भारत के लोग उनसे खुश नहीं हैं और भारतीयों को भी एहसास हो गया कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। ये बगावत भले ही जीत में नहीं बदली, लेकिन इसने आजादी की लंबी लड़ाई की नींव रख दी। 1857 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इतना बड़ा बदलाव कि भारत की हुकूमत चलाने का पूरा तरीका बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर खत्म होने लगा। अब भारत पर सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटेन की सरकार राज करने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है भारत के इतिहास का एक नया अध्याय, जहां अंग्रेजी कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार सीधे भारत की मालिक बन गई। 1857 की बगावत ने अंग्रेजों को बुरी तरह डरा दिया था।
उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश पर राज करना आसान नहीं है। इसी वजह से ब्रिटेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की हुकूमत छीन ली गई। अब भारत सीधे ब्रिटेन की सरकार के अधीन आ गया, यानी जो कंपनी कभी व्यापार करने आई थी उसका राजनीतिक दौर खत्म होने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि विदेशी राज खत्म हो गया था, बस अब कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार ने ले ली थी। अब भारत पर पहले से ज्यादा मजबूत और संगठित तरीके से शासन किया जाने लगा। ब्रिटेन ने अपने बड़े बड़े अफसर भारत भेजने शुरू किए। इन्हीं में सबसे बड़ा पद था वायसराय। वायसराय भारत में ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता था। भारत के बड़े फैसले अब अंग्रेजी हुकूमत और लंदन के असर में लिए जाने लगे। इस दौरान अंग्रेजों ने कई नई सुविधाएं भी शुरू की। रेल की पटरियां बिछाई गई, डाक व्यवस्था को बेहतर बनाया गया, टेलीग्राफ जैसी नई संचार व्यवस्था शुरू की गई। इनसे लोगों को कुछ सुविधाएं जरूर मिली, लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का अपना फायदा भी था। वे चाहते थे कि पूरे भारत पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। अगर कहीं बगावत हो जाए तो फौज जल्दी पहुंच सके, अगर कहीं कोई बड़ी खबर हो तो वो तुरंत उन्हें मिल जाए। यानी ये काम लोगों की सुविधा और अपने शासन दोनों के लिए किए जा रहे थे। इसी दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव आने लगे। भारत से बहुत सारा कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाने लगा। कपास, नील, चाय और दूसरी चीजों का व्यापार बढ़ गया, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। बहुत से भारतीय कारीगरों और छोटे काम धंधों पर बुरा असर पड़ा। जो भारतीय हस्तशिल्प कभी पूरी दुनिया में मशहूर था, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कई लोगों को रोजगार की परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बदलाव आए। नए स्कूल और कॉलेज खोले गए, अंग्रेजी शिक्षा फैलने लगी। इससे एक नया पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ। आगे चलकर यही लोग आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले थे। समय के साथ भारतीयों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, अगर ये हमारा देश है तो हम पर विदेशी लोग राज क्यों कर रहे हैं? हमारे बारे में फैसले दूसरे देश में क्यों लिए जाते हैं? हमारे हक क्या है? इन सवालों ने लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरे देश में जागरूकता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, अखबारों का असर बढ़ने लगा। पढ़े लिखे नौजवान देश की हालत पर चर्चा करने लगे। फिर सन 1885 में एक अहम संगठन बना। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शुरुआत में इसका मकसद बातचीत के जरिए भारतीयों की बातें सरकार तक पहुंचाना था, लेकिन आगे चलकर यही संगठन आजादी की लड़ाई का एक बड़ा केंद्र बन गया। उधर अंग्रेजों को भी महसूस होने लगा था कि भारत बदल रहा है। लोग अब पहले की तरह चुप नहीं थे, वे पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और अपने हक के बारे में सोच रहे थे। धीरे धीरे पूरे देश में एक नई भावना पैदा होने लगी। ये भावना थी अपने देश से मोहब्बत की, अपने अधिकार हासिल करने की और एक दिन आजाद होने की। लेकिन आजादी का रास्ता अभी बहुत लंबा था। आने वाले सालों में कई आंदोलन होंगे, कई बड़े नेता सामने आएंगे, बहुत से लोगों को जेल जाना पड़ेगा, कई लोग अपनी जान कुर्बान करेंगे और तब जाकर भारत को आजादी मिलेगी। लेकिन अगर कोई पूछे कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कैसे किया, तो उसका जवाब सिर्फ एक घटना में नहीं मिलता। ये कई सालों तक चलने वाली एक लंबी कहानी है। पहले व्यापार हुआ, फिर राजनीति में दखल शुरू हुई, फिर फौजी ताकत बढ़ाई गई, फिर भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाया गया और आखिर में पूरे देश पर कब्जा जमा लिया गया।